बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 64 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये बैग कुर्सी पर रखा था और इसकी जिप भी बंद थी, लेकिन अब बैग न सिर्फ बेड पर रखा हुआ था बल्कि उसकी जिप भी खुली हुई थी। थाई ने भी ये बात फौरन ही महसूस कर ली। ओह, वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोली। उसने बड़ी उजरत में बैग को चेक किया, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, हमारे बैग की तलाशी ली गई है। कोई चीज चोरी तो नहीं हुई? मैंने पूछा। नहीं, कोई चीज कम नहीं, लेकिन तलाशी लेने का मतलब है कि ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं, थाई ने कहा। मैं चंद में कमरे में इधर उधर देखता रहा, फिर बाहर निकल गया। बरामदे वाले दफ्तर में बैठी हुई अधेड़ उम्र औरत इस वक्त भी फोन पर बात कर रही थी। मैंने उसका एक जुमला सुन लिया, वो आ गए हैं अभी थोड़ी देर पहले। मुझे अचानक ही सामने देखकर उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। उसका चेहरा भी यकलख्त मुतगय्यर हो गया। मैं उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर आगे निकल गया। मैंने उस पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उसकी बात सुन ली थी। मैं गैस हाउस से निकलकर बाईं तरफ मुड़ गया और तकरीबन 50 गज आगे जाकर एक टेलीफोन बूथ में दाखिल हो गया। शाम 6 बजे नवीता को मैंने यहीं से फोन किया था। अंदर दाखिल होकर मैंने ऊपर टंगा हुआ रिसीवर उठा लिया। रंगोली ने अपना जो फोन नंबर थाई को लिख कर दिया था वो मैंने भी एक नजर देखा था और मुझे याद हो गया था। मैंने नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजती रही, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। अचानक मुझे रंगोली की बात याद आ गई। उसने कहा था कि वो रात 11 बजे के बाद घर पर मिलेगी। मैंने रिसीवर ऊपर लटका दिया और बूथ से निकलकर तेज कदम उठाते हुए गेस्ट हाउस की तरफ चलने लगा। 10 मिनट बाद मैं और थाई कमरे से निकलकर ऑफिस वाली टेबल के सामने खड़े थे। थाई ने बैग कंधे पर लटका रखा था। हमें YMCA हॉस्टल में कमरा मिल गया है, इसलिए हम जा रहे हैं, मैंने अधेड़ उम्र औरत की तरफ देखते हुए कहा। उस औरत के चेहरे के तासरात बदल गए, जैसे उसे बड़ी मायूसी हुई हो। अगर तुम लोग चेकआउट होना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हिसाब तो सुबह ही हो सकता है। कैशियर सुबह आएगी, उस औरत ने कहा। कोई बात नहीं, मैं सुबह आ जाऊंगा, मैंने कहा। उस अधेड़ उम्र औरत ने रजिस्टर खोल दिया। मैंने कमरा नंबर वाले खाने में चेकआउट होने का वक्त लिखा और दस्तखत कर दिए। मैंने 1 हफ्ते का एडवांस किराया दिया था और बाकी रकम मिलने की अब कोई तवक्को नहीं थी। बाहर निकलते हुए मैंने मुड़कर देखा, वो अधेड़ उम्र औरत फोन का रिसीवर उठाए फिर कोई नंबर मिला रही थी। गेस्ट हाउस से निकलते ही टुक टुक मिल गया। मैंने ड्राइवर को क्लॉक टावर चलने के लिए कह दिया। फौरी तौर पर यही एक नाम मेरे जहन में आ सका था। क्लॉक टावर के चौराहे पर टुक टुक से उतरकर हम पैदल एक तरफ चलने लगे। तकरीबन 50 गज का फासला तय करके हम एक टैक्सी में बैठ के और ड्राइवर को सहामट रोड चलने को कहा। रंगोली ने बताया था कि उस तरफ कोई बड़ी मस्जिद है जिसके करीब ही उसका मकान है। सहामट रोड पर एक मार्केट के करीब मैंने टैक्सी रुकवाई। नीचे उतरकर ड्राइवर को किराया अदा किया और इधर उधर देखने लगा। उस वक्त 11 बजने में चंद मिनट बाकी थे। हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठ गए। ये जगह ऐसी थी कि हम बाहर से गुजरने वाले हर शख्स पर निगाह रख सकते थे। इस वक्त रेस्टोरेंट में भी ज्यादा लोग नहीं थे। वेटर को मैंने चाय के लिए कहा था। थोड़ी देर बाद चाय आ गई। बड़ी बजायका चाय थी। मैंने पहला घूंट भरने के बाद कप मेज पर रख दिया और उसके बाद उसे हाथ नहीं लगाया। अचानक ही गेस्ट हाउस छोड़ने की कोई खास वजह होगी, लेकिन तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया, थाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसने भी एक घूंट भरने के बाद कप मेज पर रख दिया था। चाय उसे भी पसंद नहीं आई थी। उन लोगों को शायद हमारे ठिकाने का पता चल गया था और गेस्ट हाउस की वो अधेड़ उम्र औरत हमें फंसाने का मंसूबा बना रही थी, मैंने कहा और फिर तफसील से उसे सारी बात बताने लगा। इसका मतलब है कि हमारी अदम मौजूदगी में उनमें से कोई गेस्ट हाउस आया था और हमारे कमरे और बैग की तलाशी भी उसी ने ली थी, थाई ने कहा। हो सकता है, मैंने सारी लाया। क्या यह मुमकिन नहीं कि उनका कोई आदमी गेस्ट हाउस की निगरानी कर रहा हो, थाई ने कहा। शायद यहीं पर उनसे गलती हो गई, मैंने कहा। यह ख्याल मेरे जहन में भी था, इसलिए मैंने पहले क्लॉक टावर का रुख किया, उसके बाद इस तरफ आए। मैंने ताकुब का ख्याल रखा था, किसी मशकूक शख्स या गाड़ी को अपने ताकुब में नहीं देखा। तुमने गालबन रंगोली के यहाँ जाने का फैसला किया है, क्या उस पर इस हद तक एतमाद किया जा सकता है? थाई ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। हाँ, मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने उसे पहचानने में गलती नहीं की। वो पेट्रोल वगैरह से शदीद नफरत करती है और उन लोगों से अपनी जिल्लत और बर्बादी का इंतकाम लेना चाहती है। हम इस सूरत हाल से फायदा उठा सकते हैं और मेरा ख्याल उसके जरिए हमें जानकी और प्रसाद की तलाश में भी मदद मिलेगी। तुम ठीक कहते हो, थाई ने कहा। और जब इंतकाम की आग में जलती है तो बिल्कुल अंधी हो जाती है और फिर कुछ भी कर सकती है। 11:15 बज रहे हैं। मैंने काउंटर के ऊपर दीवार पर आवेजा घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। रंगोली ने कहा था कि वो 11 बजे के बाद घर पर ही मिलेगी, तुम यहीं बैठो, मैं बाहर पब्लिक बूथ से फोन करके आता हूँ। मैं उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। चंद गज आगे दाईं तरफ पब्लिक टेलीफोन बूथ था और इस वक्त खाली ही था। मैंने अंदर दाखिल होकर हुक पर टंगा हुआ रिसीवर उठाया और मतलूबा सिक्के डालकर नंबर मिलाने लगा। दूसरी घंटी पर कॉल रिसीव कर ली गई। तकरीबन 3 घंटे पहले रंगोली से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। उसकी आवाज भी पहली मर्तबा सुनी थी और इस वक्त फोन पर उसकी आवाज शनाख्त करने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। रंगोली ने भी मेरी आवाज पहचान ली। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद मैं असल मौजू पर आ गया। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है रंगोली। यस लिटिल मास्टर, वो बोली। चंद में पहले अगरचे हम जिंदगी में पहली मर्तबा एक दूसरे से मिले थे, लेकिन मैं तुमसे बेहद मुतासिर हुई हूँ। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ?
फोन पर तफसील नहीं बता सकता। हमें वक्ती तौर पर किसी ऐसी जगह की जरूरत है जहां हम दूसरों की निगाहों से महफूज रह सकें। मैंने सोचा कि शायद तुम कोई ऐसा बंदोबस्त कर सको। मैंने कहा कहीं और जाने की जरूरत नहीं, मेरा गरीब खाना हाजिर है, रंगोली ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, अपने गेस्ट हाउस का नाम बताओ, मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को लेने के लिए पहुंच जाऊंगी। हम गेस्ट हाउस छोड़ चुके हैं, मैंने कहा और बूथ के शीशे से बाहर रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड की तरफ देखते हुए बोला, मस्जिद से जरा आगे मार्केट के बाहर की तरफ एक रेस्टोरेंट है, हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैंने रेस्टोरेंट का नाम भी बता दिया। ओह, रंगोली ने कहा, मार्केट मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में वहां पहुंच रही हूँ। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहते हुए रिसीवर रख दिया और बूथ से बाहर आ गया। क्या हुआ? थाई ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। मैं इस वक्त उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा रहा था। वो 5 मिनट में यहाँ पहुंच रही है, मैंने जवाब दिया और वेटर को बुलाकर चाय का बिल अदा कर दिया। दोनों कप वैसे ही भरे हुए रखे थे। वेटर ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे कप उठा लेने का इशारा किया। 7-8 मिनट बाद नीले रंग की एक कार रेस्टोरेंट के सामने रुकी। मैंने ड्राइविंग सीट पर रंगोली को देख लिया। वो मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देख रही थी। मैंने थाई को इशारा किया और हम दोनों उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। हमें देखकर रंगोली के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हमें कार की तरफ आते देखकर उसने पिछली नशिस्त का दरवाजा खोल दिया। वेलकम, रंगोली ने मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखा और हमारे बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम चंद रोज तुम्हारे पास रहेंगे, हमारी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी रंगोली? मैंने अपनी सीट पर कदरे आगे झुकते हुए कहा। बिल्कुल नहीं बास, रंगोली ने कहा, तुम लोगों के होते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम पेश आ सकती है? थैंक यू रंगोली, मैंने कहा। कार एक बार फिर उसी मस्जिद के सामने से गुजरी। थाईलैंड में पहली मर्तबा मैंने कोई मस्जिद देखी थी और इसमें शुबा नहीं कि वो बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि चियांग राय में थाई मुसलमानों के अलावा बड़ी तादाद में चीनी और बर्मी मुसलमान भी आबाद थे। इंडियन और पाकिस्तानी मुसलमान भी एक माकूल तादाद में यहाँ रिहाइश पजीर थे। उनमें कुछ बिजनेस से वाबस्ता थे और कुछ मुलाजमत पेशा थे। ये मस्जिद उन तमाम मुसलमानों ने मिलकर बनाई थी। यूं तो पांचों नमाजों के वक्त यहाँ नमाजियों की एक माकूल तादाद होती थी, लेकिन जुमे की नमाज के वक्त तो शहर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले मुसलमान भी यहाँ जमा हो जाते थे। कार मुख्तलिफ गलियों से होती हुई कुशादा गली में रुक गई। रंगोली ने कार का इंजन चलता छोड़ दिया और नीचे उतरकर गेट खोल दिया और दोबारा कार में बैठ गई। बंगला बहुत बड़ा नहीं था। गेट के अंदर इतनी जगह थी कि आगे पीछे 2 कारें खड़ी की जा सकती थी। एक तरफ मुख्तसर सा लश ग्रीन लान भी था। बरामदे की बत्ती जल रही थी जिसकी रोशनी में लान के बाद पौधों के पत्ते चमकते हुए नजर आ रहे थे। रंगोली हमें अंदर ले गई। 3 बेडरूम थे, एक ड्राइंग रूम और मुख्तसर सा लाउंज भी था। थाई ने बैग कंधे से उतार कर लाउंज में एक सोफे पर रख दिया। रंगोली हमें घूम फिर कर मकान दिखाती रही। 2 कमरों में तो बेड्स वगैरह लगे हुए थे, तीसरा बिल्कुल खाली था। ड्राइंग रूम और लाउंज का फर्नीचर भी उस दर्जे का था जिससे रंगोली की माली हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। आखिर में हम लाउंज में आ गए। तुम लोग बैठो, मैं काफी बनाकर लाती हूँ, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे, रंगोली कहते हुए किचन में घुस गई। काफी तैयार करने में उसे 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। एक एक कप उसने हमारे सामने रखा और तीसरा कप खुद संभाल कर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। रंगोली अगरचे हमारे यहाँ आने की वजह और सूरत को किसी हद तक समझ गई थी, लेकिन वो शायद मुंतजिर थी कि हम खुद कोई बात शुरू करें। तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम गेस्ट हाउस छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं, मैंने ये कहते हुए रंगोली की तरफ देखा। यस मास्टर, रंगोली ने कहा। क्लॉक टावर वाले रेस्टोरेंट में बातों के दौरान ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम लोगों को कोई मसला दरपेश है। वो चंद लम्हों को खामोशी फिर बोली, चंद रोज पहले मैंने यहाँ चीफ आंग और उसके साथियों को देखा था। उसके बाद एक रोज नवीता से मुलाकात हुई तो वो भी कुछ परेशान दिखाई दी थी। कल प्रसाद और जानकी नजर आए। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यहाँ कोई गड़बड़ शुरू होने वाली है, और आज जब तुम लोगों से मुलाकात हुई तो मुझे यकीन हो गया कि गड़बड़ शुरू हो चुकी है। मैंने उसकी बात काट दी। ओह, रंगोली के मुंह से बेइख्तियार निकला। जानकी और प्रसाद कल यहाँ आ गए थे, हम आज सुबह पहुंचे हैं। शाम 6 बजे मैंने नवीता को फोन किया तो वो दोनों भी वहाँ मौजूद थे, और आधे घंटे बाद जब हम वहाँ पहुंचे तो मैं कहते कहते रुक गया। तो क्या हुआ मास्टर? रंगोली ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। नवीता को कत्ल कर दिया गया है, मैंने कहा। क्या? रंगोली उछल पड़ी। मैं उसे तफसील बताने लगा। मैं आखिर में बता रहा था नवीता में कुछ जान बाकी थी। मरने से पहले उसने चीफ आंग का नाम बता दिया था, लेकिन जानकी और प्रसाद के बारे में कुछ बताने से पहले ही रूह उसके जिस्म का साथ छोड़ गई। मुझे शुबा था कि जानकी और प्रसाद भी चीफ आंग वगैरह के हत्थे चढ़ गए हैं। हम नवीता के मकान को चेक कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। हम बड़ी मुश्किल से वहां से निकलने में कामयाब हुए और इत्तेफाक से क्लॉक टावर पर तुमसे हमारी मुलाकात हो गई। तुमने बताया था कि तुमने हमसे मुलाकात से पहले जानकी और प्रसाद को देखा था। ये किस वक्त की बात है? तकरीबन 7:30 बजे, रंगोली ने जवाब दिया। मैं उस वक्त मंगराए महारट कैंप की तरफ से आ रही थी। उनकी टैक्सी मेरे बिल्कुल सामने से गुजरी और अब मुझे ख्याल आ रहा है कि वो दोनों कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। पहले मैंने सोचा कि टैक्सी का पीछा करके उनसे मुलाकात करूं, लेकिन मुझे क्लॉक टावर की तरफ एक बहुत जरूरी काम था। मैंने सोचा ये शहर ज्यादा बड़ा तो नहीं, 1-2 रोज में कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाएगी। अब मैं पूरी तरह मुतमईन हूं कि वो दोनों महफूज हैं, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। लेकिन तुमसे मुलाकात के बाद जब हम गेस्ट हाउस पहुंचे तो ये इंकिशाफ हुआ
कि कमरे में हमारी गैर मौजूदगी में हमारे बैग की तलाशी ली गई थी और फिर काउंटर पर बैठी हुई औरत पर भी मुझे शुबा हो गया। वो फोन पर किसी को बता रही थी कि हम दोनों आ गए हैं। उसके थोड़ी देर बाद हमने वो गेस्ट हाउस छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया मास्टर, रंगोली ने कहा। यहाँ फिलहाल तुम लोगों को कोई खतरा नहीं हो सकता। अगर किसी वक्त ऐसी सूरत पेश आई तो रंगोली तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। बल्कि सच तो ये है कि तुम लोगों के मिल जाने से मुझे बड़ा हौसला मिला है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उन लोगों से अपनी बर्बादी का इंतकाम ले सकूं। अब शायद मुझे मौका मिल जाए। तुम्हें ऐसा मौका जरूर मिलेगा, मैंने कहा। लेकिन टाइगर से तुम्हारा झगड़ा किस बात पर हुआ था? हमारे झगड़े की वजह भी उसका एक उबाश दोस्त दारा था, रंगोली ने बताया। मैं उस रात क्लब में प्रोग्राम पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी कि टाइगर आ गया। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं वो रात उसके दोस्त दारा के साथ बसर करूं। मैंने इनकार कर दिया, जिस पर वो बिफर गया और मेरी पिटाई शुरू कर दी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर अपनी दर्द भरी आप बीती सुनाने लगी। आखिर में कह रही थी, टाइगर की मुखालफत की वजह से मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था। मैं खाने तक को मोहताज हो गई और फिर एक नहायत ही घटिया से क्लब में मुझे प्रोग्राम मिल गया। लेकिन दूसरे रोज टाइगर के गुंडों ने हंगामा शुरू कर दिया और क्लब में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इसी दौरान में मेन स्विच ऑफ कर दिया गया और अंधेरे में किसी ने मेरे ऊपर तेजाब की बोतल उंडेल दी। टाइगर ने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मेरा हुस्न गारत करके मुझे सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर कर देना चाहता था और उन्हीं दिनों मेरी हालत वाकई भिखारियों से बदतर हो गई थी। एक शराबी मुझे सारा ना देता तो मैं वाकई भीख मांगने पर मजबूर हो जाती। वो शराबी भी माले गनीमत समझकर पूरे एक हफ्ते तक मुझे रोनता रहा और मिलाकर एक रोज मुझे वहां से भागने का मौका मिल गया। इसी दौरान में एक रोज मुझे ये भी पता चल गया था कि टाइगर तुम्हारे हाथों मारा गया है। उसकी मौत की खबर सुनकर मुझे जिस कदर खुशी हुई तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं बैंकॉक से निकलकर शहर बशहर फिरती रही और बिलाकर कुछ अर्सा पहले यहाँ आ गई। ये शहर मेरे लिए अजनबी था। यहाँ के लोग अजनबी थे, लेकिन यहाँ के लोगों से मुझे हमदर्दी मिली। मुझे रिमकाक रेस्टोरेंट में रक्स का प्रोग्राम मिल गया, जहाँ मेरी मुलाकात एक कबायली सरदार से हो गई। उसने मुझे एक और बड़े होटल में प्रोग्राम दिला दिए। वो मेरी माली मदद भी करता रहा। मैंने ये मकान किराए पर ले लिया। मेरी जिंदगी में किसी कदर ठहराव आ गया था। लेकिन चंद रोज पहले चीफ आंग को देखा तो मेरी छठी इसने किसी खतरे की घंटी बजा दी थी। मुझे समझने में देर ना लगी कि कोई गड़बड़ शुरू होने वाली है और इस वक्त तुमने मेरे बदतरीन खदशात की तस्दीक कर दी है। नवीता बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे उसकी मौत का बेहद दुख है। तुम टाइगर जैसे बदी के नुमाइंदों की आलाकार बनी रही हो। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए। अपनी तौहीन और बर्बादी का इंतकाम अपनी जगह, लेकिन तुम्हें तो अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना चाहिए कि बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी दरेग नहीं करूंगी। रंगोली खामोश बैठी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे के तासरात हर लम्हा तब्दील होते जा रहे थे। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि मेरी बातें उसके दिल पर असरअंदाज हो रही थी। मैं खामोश हुआ तो वो फौरन ही बोल पड़ी, तुम्हारी बातों से वाकई मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं इन लोगों से वाकई सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्बादी का इंतकाम लेना चाहती थी, लेकिन मैं अकेली थी, कमजोर थी, अपने अंदर हौसला नहीं पा रही थी। हौसला होता तो इन लोगों को चियांग राय में देखने के बाद कुछ न कुछ कर गुजरी होती। मैं ऐसा नहीं कर सकी, लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरे अंदर हलचल मचा दी है। अब मैं ना तो अपने आप को अकेली समझती हूँ और ना कमजोर। मेरे अंदर एक नया जज्बा पैदा हुआ है, एक नया हौसला मिला है मुझे। अब तो मैं किसी बड़ी से बड़ी कुव्वत से भी टकराने की हिम्मत रखती हूँ। बोलो मुझे क्या करना है मास्टर। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी और चेहरा टिमटिमाने लगा था। गुड, मैंने मुस्कुराती हुई निगाहों से उसे देखा। जज्बे और हौसले का मतलब ये नहीं होता कि अंधे कुएं में छलांग लगा दी जाए। हर मामले में सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, ये तुम्हें पता चल गया है कि नवीता को चीफ आंग और उसके साथियों ने कत्ल किया है और तुम्हारे बयान के मुताबिक कत्ल की इस वारदात के तकरीबन 1 घंटे बाद तुमने जानकी और प्रसाद को भी देखा था, जिसका मतलब है कि वो दोनों महफूज हैं। अब सबसे पहले हमें जानकी और प्रसाद का सुराग लगाना है और उसके बाद दारा और चीफ आंग वगैरह की सरगर्मियों पर निगाह रखनी है। मेरा ख्याल वो लोग यकीनन तुम्हें जानते होंगे बहुत अच्छी तरह, रंगोली ने कहा। मुझ पर वो क़यामत दारा ही की वजह से टूटी थी। हो सकता है दारा के दिल में अब भी मेरे लिए ख्वाहिश हो। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन दारा वगैरह के गिर्द कोई जाल बिछाने से पहले हमें जानकी और प्रसाद को तलाश करना है। उन लोगों के मिल जाने के बाद ही हम कोई और मंसूबा बनाएंगे। वैसे आजकल तुम क्या कर रही हो? मैं हफ्ते में 4 प्रोग्राम करती हूँ, एक रिमकाक रेस्टोरेंट के म्यूजियम हॉल में और 3 दूसरे क्लबों में, जिनमें गोल्डन ट्राइएंगल नाइट क्लब भी शामिल है। यहाँ मेरा प्रोग्राम संडे नाइट को होता है। वो आदमी कौन है जिसने तुम्हें किसी नाइट क्लब में प्रोग्राम दिलाए थे? अभी तुमने बताया था कि थालूब, रंगोली ने मुस्कुराते हुए कहा। वो थाईलैंड और बर्मा की सरहद पर आबाद किबरन कबीले के सरदार का बेटा है। ये कबीला सदियों से सरहदी किस्से माए साए और उसके कुर्बो जवार की पहाड़ियों में आबाद है। थाईलैंड का ये शुमाली खित्ता ज्यादातर पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। रास्ते नायत दुश्वार गुजार और खतरनाक है। पहाड़ियों में दर्जनों कबीले आबाद हैं, जिनमें म्यू, याऊ, कैरन, एकू, लाऊ और लियू कबीले काबिले जिक्र है।
कैरन और म्यू कबीलों को सबसे ज्यादा मोतबर समझा जाता है। यूं तो छोटी छोटी कबायली बस्तियां इन खतरनाक पहाड़ियों में दूर तक फैली हुई हैं, लेकिन बाज कबीलों ने किसी न किसी एक मुकाम को अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। माइसाई कैरन कबीले का हेडक्वार्टर है। अरसा पहले ये चंद घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब उसे एक तरक्की याफ्ता कस्बे का दर्जा हासिल है। यूं तो उन पहाड़ों में आबाद बेशतर कबीले जदीद तहजीब से कतई नाशना है। बहुत से कबीले तो ऐसे हैं जो अब भी गारों और पत्थरों के दौर की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बाज कबीले ऐसे हैं जो जदीद तहजीब और इल्म की रोशनी से बेरादर हो रहे हैं। कैरन कबीले का शुमार भी ऐसे ही तरक्की याफ्ता कबीलों में होता है। उस कबीले की तरक्की में मौजूद सरदार ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। थालूब उस सरदार का इकलौता बेटा है जिसने चियांग माई यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की है और गुज़िश्ता 2-3 बरसों से चियांग राय में रिहाइश पजीर है। यहाँ बाज कारोबारी कंपनियों में उसके बाप के शेयर्स हैं। वो उन कंपनियों के कारोबार की देखभाल भी करता है। सुनने में तो ये आया है कि गोल्डन ट्राई एंगल होटल और नाइट क्लब में भी उसका शेयर है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई और मैंने कभी उसकी जरूरत भी नहीं समझी। थालू बहुत शरीफुल नफ्स और हमदर्द इंसान है। उससे मेरी मुलाकात रिम काक नाइट क्लब में हुई। उसी की वजह से मुझे गोल्डन ट्राई एंगल और बाद दूसरे क्लबों में प्रोग्राम मिले। मेरा ख्याल है वो मुझे पसंद करने लगा है, लेकिन आज तक वो दिल की बात जबान पर नहीं लाया। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी शराफत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि उसने आज तक मुझे छुआ भी नहीं। हम हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा इकट्ठे बैठकर काफी या चाय पीते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमारी चंद मिनट की मुलाकात गोल्डन ट्राई एंगल क्लब में हुई है, जब वहां मेरा प्रोग्राम होता है। क्या थालू पर भरोसा किया जा सकता है? मैंने रंगोली के खामोश होने पर उसकी तरफ देखा। और क्या किसी आड़े वक्त पर वो हमारे काम आ सकता है? ये बातें मैं किसी खास वजह से पूछ रहा था। अब तक मैं महाराज और मास्टर उचन की उंगली पकड़ कर चलता रहा था। कदम कदम पर मुझे उनकी रहनुमाई हासिल थी, लेकिन अब मुझे जो कुछ भी करना था अपने तौर पर करना था। ऐसे जराए तलाश करना थे जिनसे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिल सके। चियांग राय में मुझे नवीता से बड़ी मदद मिल सकती थी, लेकिन उसका मौत के घाट उतार दिया गया था और इत्तफाक से रंगोली से मुलाकात हो गई थी। रंगोली काबिल एतमाद थी। वो इन लोगों से अपनी बर्बादी का इंतकाम लेना चाहती थी जो मेरे भी दुश्मन थे। इंतकाम का ये जज्बा उसे मेरे इतना करीब ले आया था कि हम इस तरह बेतकल्फी से गुफ्तगू कर रहे थे। रंगोली के तवज्जो से मैं कुछ ऐसे लोगों से भी राब्ते करना चाहता था जिन पर भरोसा किया जा सके और जरूरत के वक्त वो मेरे काम आ सके। उसी हवाले से थालूब के नाम में मुझे बड़ी कशिश महसूस हुई। मेरा ख्याल है कि थालूब पर भरोसा किया जा सकता है, रंगोली कह रही थी। बाईसाई गोल्डन ट्राइएंगल के बिल्कुल साथ वाक़ है और ये वो खिता है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट की काश्त होती है। इन पहाड़ियों में आबाद कबीले भी पोस्ट काश्त करते हैं जिनसे अफ्यून तैयार करके फरोख्त की जाती है और अफ्यून ही से मार्फिन और हीरोइन जैसी तमाम खतरनाक ड्रग्स तैयार होती हैं। कैरन कबीले के लोग भी पहले पोस्ट काश्त तैयार करते थे, लेकिन कबीले का सरदार थालूब का बाप 9 उम्री ही में पोस्ट के खूबसूरत और खुश रंग फूल में छुपे हुए जहर की तबाहकारियों से आगाह हो चुका था। उसने 9 उम्री ही से अपने कबीले में पोस्ट की काश्त की मुखालफत शुरू कर दी और आज उस कबीले की हदूद में पोस्ट की बजाय मकई, लीची और स्ट्रॉबेरी जैसी चीजों की काश्त की जाती है। थालूब को भी पोस्ट और उससे तैयार होने वाली मुनशियात से शदीद नफरत थी। उसे उन लोगों से भी शदीद नफरत है जो मुनशियात का घिनौना कारोबार करते हैं। उसी हवाले से मैं कह सकती हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हमारा साथ देने से इनकार नहीं करेगा। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हारी मुलाकात करा सकती हूँ। क्या वो यहाँ भी आता है? मैंने पूछा। नहीं, उसने आज तक इस घर में कदम नहीं रखा। हमारी हफ्तावार मुलाकात क्लब ही में होती है, रंगवली ने कहा। ठीक है, मैं उससे जरूर मिलूंगा, लेकिन इससे पहले जानकी और प्रसाद को तलाश करना जरूरी है। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मुझे यकीन है कि वो एक आध दिन में कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे, रंगोली ने कहा। ये सारी गुफ्तगू मेरे और रंगोली के बीच में होती रही थी और थाई खामोश ही बैठी रही थी और अब तो वो जमाइयां लेने लगी थी। मैंने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 3:30 बजने वाले थे। बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। थाई को नींद आ रही है। रंगोली उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं अच्छी मेजबान साबित नहीं हुई, तुम लोगों के आराम का ख्याल ही नहीं किया। आओ मैं तुम लोगों को कमरा दिखा दूं। रंगोली के साथ ही हम दोनों भी उठ गए। थाई ने बैग भी उठा लिया। रंगोली हमें दूसरे बेडरूम में ले गई। मैंने सुना है कि तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, यहाँ भी कमरे में एक ही बेड है, रंगोली ने मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और बिस्तर की चादर उठाकर झाड़ने लगी। मैंने और थाई ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। रंगोली बिस्तर दुरुस्त करके शब बखैर कहते हुए कमरे से निकल गई। थाई ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया और बैग में से अपना शबे ख्वाबी का लिबास निकाल कर मुलीक बाथरूम में घुस गई। मैंने टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, कपड़े बदलने का बोर्ड नहीं था। जूते उतार कर बिस्तर पर नीम दराज हो गया। चंद मिनट बाद थाई बाथरूम से निकल आई और खामोशी से बेड पर लेट गई। वो बहुत थकी थी। बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें बंद हो गई और हल्के हल्के खर्राटे सुनाई देने लगे। मुझे उसके बाद भी देर तक नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर नीम दराज नवीता के बारे में सोचता रहा। नवीता उन दिनों यहाँ आई थी जब हम कुंचन बोरी गए थे। गोया कई हफ्ते गुजर चुके थे।
गालिबन वो दोबारा सेट होने की कोशिश कर रही थी और उसमें बड़ी हद तक कामयाब भी रही थी। उसके कांटे में मौजूद फर्नीचर और दीगर साजो सामान से तो यही तासर मिलता था कि उसे यहाँ सेट होने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। ये उसका अपना शहर था, जिंदगी का बेशतर हिस्सा यहीं पर उसका गुजरा था। यहाँ उसके बहुत जानने वाले मौजूद थे, उन लोगों से भी उसे कुछ मदद मिली होगी। दारा वगैरह चंद रोज पहले यहाँ आए थे। दारा और चीफ वांग उसे अच्छी तरह पहचानते थे। मेरा अंदाजा था कि पिछले 2 दिनों के दौरान में भी नवीता उनकी नजरों में आई होगी। वो उसके कांटे पर पहुंच गए। वहां जानकी और प्रसाद भी मौजूद थे। मुमकिन उन लोगों से भी तसादिम हुआ हो, लेकिन वो दोनों बच निकलने में कामयाब हो गए और नवीता चीफ वांग वगैरह के हाथ लग गई। बहरहाल असल सूरत प्रसाद ही से मुलाकात के बाद मालूम हो सकती थी। इस वक्त सुबह के 4:15 बज रहे थे। मैंने थाई की तरफ देखा, वो गहरी नींद सो रही थी। मेरी आंखें भी बंद होने लगी। मैं नींद में भी बेचैन रहा, बार बार मेरी आंखें खुलती रहीं। सुबह 7 बजे के बाद तो मुझे नींद ही नहीं आ सकी। रात भर जागने से आंखों में जलन और दिमाग में सनसनाहट होने लगी थी। मैंने थाई की तरफ देखा और आहिस्ता से उठकर कमरे से बाहर आ गया। इस वक्त मुझे चाय या काफी की तलब हो रही थी। मैं किचन में जाकर काफी बनाने के लिए मतलूबा चीजें तलाश करने लगा, लेकिन मुझे ना तो काफी का डिब्बा मिला और ना ही चाय की पत्ती। मैं किचन से निकलकर रंगोली के कमरे की तरफ आ गया। मैंने सोचा कि अगर रंगोली जाग गई हो तो उसे काफी बनाने के लिए कह दूं। कमरे का दरवाजा भिड़ा हुआ था। मैं दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, ठिठक कर रुक गया। रंगोली सो रही थी। उसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं फौरन कमरे से बाहर आ गया और दरवाजा आहिस्तगी से बंद कर दिया और एक बार फिर किचन में आकर सामान की तलाशी लेने लगा और मिलाकर काफी का डिब्बा मिल गया। ये डिब्बा पहले भी 2 मरतबा मेरी नजरों में आया था, लेकिन इस पर लेबल किसी और चीज का था, जिसकी वजह से मैं इसे नजरअंदाज करता रहा था। मैंने पानी हीटर पर रख दिया। अभी पानी पूरी तरह नहीं खोला था कि अपने अकब में हल्की सी आहट सुनकर मैं चौंक गया। मुड़कर देखा तो रंगोली दरवाजे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके जिस्म पर घुटनों से ऊपर तक हल्का सा शबे ख्वाबी का लिबास था। मुझे जगा दिया होता, मैं तुम्हें काफी बना देती, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। मैं तुम्हारे कमरे में गया था, तुम सो रही थी और मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैं ये कहते उस स्लेब के सामने से हट गया जिस पर हीटर रखा हुआ था। तुम मेरे कमरे में आए थे? रंगोली ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं जवाब दिए बगैर किचन से निकलकर लाउंज में सोफे पर बैठ गया। चंद मिनट बाद रंगोली काफी के 2 कप लेकर आ गई। एक उसने मेरे सामने काफी टेबल पर रख दिया और दूसरा खुद लेकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। उसके बैठने का अंदाज बहुत अजीब सा था। मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ उठ रही थी और मैं अपने आप में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा था। मैं आमतौर पर 10 बजे से पहले नहीं उठती, रंगोली ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। आज रात अगरचे सोई भी देर से थी, नींद में भी बेचैनी सी रही और इस वक्त आंख भी जल्दी ही खुल गई। किचन में बर्तनों की आवाज सुनकर रंगोली, मैंने उसकी बात काट दी। क्या यह बेहतर ना होगा कि तुम कोई ढंग का लिबास पहन लो ताकि हम इत्मीनान से बैठकर बातें कर सके? रंगोली ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। वो गालिबन मुझे दुनिया का अहमक तरीन आदमी समझी थी, जो जानबूझकर हसीन नजारों से महरूम होना चाहता था। लेकिन बहरहाल वो कुछ कहे बगैर उठकर अपने कमरे में चली गई और चंद मिनट बाद लिबास तब्दील करके आ गई। इस मर्तबा वो मेरे सामने सोफे पर बैठी तो उसका अंदाज भी किसी हद तक मुहज़्ज़बाना था। वो शायद समझ गई थी कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। काफी की चुस्कियां लेते हुए भी हमारे दरमियान बातें होती रहीं। ज्यादातर रात की बातें ही दोहराई जा रही थी, कोई नई बात सामने नहीं आई थी। 10 बजे के करीब थाई बेदार हुई तो उसके थोड़ी देर बाद नाश्ता भी कर लिया गया और उसके बाद रंगोली बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। शहर हुआ छोटा हो या बड़ा, किसी को तलाश कर लेना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने रंगोली की तरफ देखते हुए कहा, हो सकता है पूरा दिन शहर में घूमने के बाद भी तुम्हें उनका कोई सुराग ना मिले। कल तुमसे मुलाकात से पहले मैंने उन्हें टैक्सी पर माई ब्रिज की तरफ जाते हुए देखा था, रंगोली ने कहा। यह इंसानी फितरत है कि जब वो किसी खतरनाक सूरत से दो चार होता है तो अपनी पनाहगाह की तरफ ही दौड़ता है। माई ब्रिज की तरफ जाने का मतलब ये है कि उनका ठिकाना भी उसी तरफ कहीं होगा। दरिया की दूसरी तरफ हिंदुओं के कुछ घर आबाद हैं, एक छोटा सा मंदिर भी है। मैं अपनी तलाश वहीं से शुरू करूंगी। मुझे यकीन है कि उसी इलाके से उनका पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा, तुम्हारे यहाँ अखबार नहीं आता? अगर जहमत ना हो तो मार्केट से कोई अखबार लाकर दे जाना। रंगोली अपनी गाड़ी पर चली गई। जाने से पहले उसने थाई को किचन के बारे में समझा दिया था कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। थोड़ी देर बाद वो अखबार भी दे गई। अखबार के सफ़े अव्वल पर नुमाया सुर्खी के साथ नवीता के कत्ल की खबर छपी थी। उसकी लाश के अलावा बॉक्स में उसका एक पोर्ट्रेट भी था। ये तस्वीर गुज़िश्ता रात मैंने कॉटेज के कमरे में कार्नर्स पर फ्रेम में लगी देखी थी। अखबार की इतला के मुताबिक नवीता कंट्री क्लब में रखा सा थी। वो काफी अरसे गायब रहने के बाद चंद हफ्ते पहले चियांग राय वापस आई थी और उसे कंट्री क्लब ही में काम मिल गया था। गुज़िश्ता रात भी क्लब में उसका प्रोग्राम था, लेकिन उसने शाम ही को टेलीफोन पर क्लब की इंतजामिया को मुतल्ला कर दिया था कि बैंकॉक से उसके कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए आज वो क्लब नहीं आएगी। पुलिस के जराये के मुताबिक किसी गुमनाम शख्स ने इतला दी थी कि उस कॉटेज में एक औरत को कत्ल किया गया है। पुलिस आमतौर पर गुमनाम कॉल्स पर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन चंद मिनट बाद उसी गुमनाम शख्स ने पुलिस को दोबारा फोन किया तो एक पेट्रोलिंग कार उस तरफ रवाना हो गई और इस तरह नवीता के कत्ल का इंकशाफ हुआ।
उसे सीने में खंजर मारकर हलाक किया गया था। अभी तक ना तो कत्ल की वजह मालूम हो सकी थी और ना ही कातिल या कातिलों का सुराग मिला था। पुलिस को मकतूला के उन मेहमानों की भी तलाश थी जिनके बारे में नवीता ने कंट्री क्लब को भी इतला दे दी थी।